हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पैथ पर। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था रासायनिक संयोजन के सभी नियमों के बारे में। तो आपने अगर हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। आप उसे देखकर रासायनिक संयोजन के सभी नियमों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, संशोधन और उनकी सीमाएं को। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट, अगर आप आज के टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। स्टेप बाय स्टेप उसे नोट डाउन करते रहिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। और ये आपके एग्ज़ाम की नज़र से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगभग आपको हर एक प्रतियोगिता में भी यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर अच्छे से पढ़िए। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि रासायनिक संयोग के नियमों के आधार पर डाल्टन ने सन 1803 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। मतलब कि रासायनिक संयोग के नियमों के आधार पर डाल्टन ने 1803 ईस्वी में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसे हम क्या कहते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब आगे है इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। अब वो कौन कौन से बिंदु हैं उसे हम आगे डिस्कस करते हैं। अब उनका पहला कथन है कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु या एटम इंग्लिश में कहते हैं। मतलब इन्होंने क्या कहा कि जो आपका प्रत्येक पदार्थ है वो अति सूक्ष्म मतलब छोटे से छोटे उससे भी छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम परमाणु या इंग्लिश में एटम कहते हैं। ठीक है, अगला कथन उनका था कि परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब कि ना तो हम परमाणु को बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। अब उनका तीसरा क्या कथन था, परमाणु अविभाज्य कण है और अतः इसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब उन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु है वो इतना छोटा कण है, मतलब अविभाज्य कण। अविभाज्य मतलब कि जिसके और विभाजन ना किए जाएं, जिसे और टुकड़े ना किए जाएं। मतलब कि आप कोई पत्थर लो, पत्थर को और तोड़ो, मतलब पत्थर को आप तोड़ो, तोड़ने पर उस पर जो जो छोटा पत्थर आपको मिलेगा उसे भी तोड़ो, फिर उस छोटे पत्थर को भी तोड़ो और तोड़ो और तोड़ो। मतलब आप उसे इतना तोड़ते रहिए कि उसे आप और अधिक तोड़ ना पाओ, मतलब और अधिक छोटा ना कर पाओ। तो जिस वह कण जिसे आप और अधिक छोटा नहीं कर सकती वही अविभाज्य कण कहलाता है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, इन्होंने जो बताया, तो इन्होंने क्या कहा कि परमाणु अविभाज्य कण है अतः इसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब कि परमाणु इतना छोटा कण है कि इसे और अधिक हम छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगला उनका कथन क्या था कि सभी रासायनिक क्रियाओं में परमाणु ही भाग लेते हैं। मतलब कि जितने भी प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं उन सभी रासायनिक क्रियाओं में परमाणु ही भाग लेते हैं। अगला कथन है किसी तत्व के सभी परमाणु आकार द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणों में समान होते हैं। मतलब उन्होंने क्या कहा कि कोई भी तत्व है उनके जितने भी परमाणु हैं वो आकार में, द्रव्यमान में और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। ठीक है, उनका अगला कथन क्या है कि दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु, ठीक है, यानी दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु सरल गुणित अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक परमाणु बनाते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो सरल गुणित अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक परमाणु बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, यौगिक परमाणु बनाते हैं। तो आई होप आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थियरी। देखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन कौन सी सीमाएं हैं, आगे देखते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पदार्थ की अविनाशिता के नियम तथा रासायनिक संयोग के नियमों यानी कि गैल-यूसेक के नियम को छोड़कर, ठीक है, बाकी सभी की व्याख्या करने में सफल रहा। ठीक है, परंतु यह निम्न बातों को समझाने में असफल रहा। अब ये क्या कहता है कि जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है ये पदार्थ की अविनाशिता का नियम तथा रासायनिक संयोग के जितने भी नियम हैं सभी की व्याख्या करने में सफल रहा सिवाय गैल-यूसेक के नियम को छोड़कर। ठीक है, या गैल-यूसेक के नियम को छोड़कर बाकी रासायनिक संयोजन के सभी नियमों की व्याख्या करने में सफल रहा, परंतु यह निम्न बातों को भी समझाने में असफल रहा, जिसे अब हम आगे एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला क्या है,
समान तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान अलग अलग क्यों होता है। अब इसके बारे में भी डाल्टन ने कुछ भी नहीं बता पाया कि जो आपके समान तत्व हैं उनके परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग क्यों होता है। जैसे आप ले लीजिए, आप हाइड्रोजन ले लीजिए, ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, लेकिन इनका जो इन परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है इनका अलग अलग क्यों होता है, इस बात को भी ये डाल्टन साहब ने नहीं बता पाया। फिर आगे है, समान या भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग क्यों करते हैं। मतलब कि जो समान है या भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो आपस में संयोग क्यों करते हैं, इस बात को भी उन्होंने अपने सिद्धांत में नहीं बता पाई। आगे है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु संयोजकता और भार की दृष्टि से भिन्न भिन्न क्यों होते हैं। मतलब कि अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो संयोजकता और भार की दृष्टि से भिन्न भिन्न क्यों होते हैं, इस बात को भी डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में नहीं बता पाई। अब अगला उनका कौन सा है, अगला है परमाणु परस्पर किस प्रकार की बलों द्वारा बांधे होते हैं। अब इस बात को भी उन्होंने अपने सिद्धांत में नहीं बता पाई कि जो परमाणु होते हैं वो परस्पर किस प्रकार की बलों द्वारा आपस में बंधे होते हैं, ठीक है, आपस में वो किस प्रकार की बलों द्वारा बंधे होते हैं। और आगे उनका अगला है कि जो अगली बात को नहीं बता पाए वो क्या है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकते जबकि अणु रहते हैं। अब ये भी उन्होंने नहीं बता पाई, इस बात की भी अच्छे से पुष्टि नहीं कर पाई कि जो परमाणु है वो स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकते हैं, ठीक है, सॉरी, पर उन्होंने क्या बताई कि इन्होंने कहा कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकते जबकि अणु रहते हैं, इस बात को भी वो नहीं बता पाए, ठीक है। मतलब कि फिर से देखते हैं इन्होंने क्या नहीं बता पाया कि जो परमाणु है वो स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकते जबकि अणु रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे डिस्कस करते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन यानी कि मॉडिफिकेशन इन डाल्टन एटॉमिक थियरी। अब आगे कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने कुछ नई नई खोजें की और जो उनकी डाल्टन की जो सिद्धांत की जो कमियां थी यानी उनकी जो सीमाएं थी उनको ठीक किया। तो वो कौन कौन सी सीमाएं थी, उसे क्या क्या ठीक किया, उसे अब हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, परमाणु से संबंधित कुछ नई खोजें जैसे आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि की खोज जब हो गई तो उसके बाद डाल्टन के मूल परमाणु सिद्धांत में महत्वपूर्ण संशोधन किया, ठीक है, जो कि निम्न प्रकार से हैं। अब वो कौन कौन से हैं जो मूल उनके महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसमें संशोधन किया था उससे हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला उनका क्या है, पहला क्या है, परमाणु अविभाज्य नहीं है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी परमाणु के मुख्य घटक है। देखिए, जब इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था तो उस समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, ठीक है। तो आगे चलकर जब वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि परमाणु के अंदर भी कुछ है जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, ठीक है, तो आगे के वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि जो परमाणु है वो अविभाज्य नहीं है, जबकि डाल्टन ने क्या बताया था कि परमाणु अविभाज्य कण है, इसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आगे के वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या बताया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है बल्कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी परमाणु के मुख्य घटक हैं, ठीक है। मतलब इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है कि एक ही तत्व के परमाणुओं के परमाणु भार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ठीक, क्या बताया कि एक ही तत्व के परमाणुओं के परमाणु भार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन के समस्थानिक, समस्थानिक क्या होता है आपको पता होगा। देखिए, समस्थानिक होता है कि जिसका एटॉमिक नंबर एक ही हो लेकिन उसका जो परमाणु भार होता है वो अलग अलग हो। जैसे कि आप ऑक्सीजन देखिए, इस ऑक्सीजन का भी एटॉमिक नंबर 8 होता है, इस ऑक्सीजन का भी एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसका भी 8 ही होता है, लेकिन इसका जो परमाणु भार है वो अलग अलग, इसका 16 है, इस ऑक्सीजन का 17 है और इस ऑक्सीजन का 18 है। मतलब कि ऐसे परमाणु जिसका परमाणु भार भिन्न भिन्न हो लेकिन उसका परमाणु क्रमांक एक हो, सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ऐसे परमाणु को हम समस्थानिक कहते हैं। तो आई होप आपको समस्थानिक अच्छे से समझ में आ गया हो गया। देखिए, फिर से क्या कह रहा है कि एक ही तत्व के परमाणुओं के परमाणु भार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन के समस्थानिक ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन का 17 होता है और इस ऑक्सीजन का 18 होता है कि परमाणु भार क्रमशः 16, 17 व 18 है, ठीक है। मतलब कि एक ही तत्व के परमाणुओं के परमाणु भार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। इस बात की भी पुष्टि की गई आगे के वैज्ञानिकों द्वारा। अब अगला क्या है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भार
समान हो सकते हैं। अब आगे क्या बताया गया कि भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु भार होते हैं वो समान हो सकते हैं। कैसे? जैसे आप ले लीजिए संभारिक। संभारिक क्या होता है? जैसे कैल्शियम है और आर्गन है, इनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न है, ठीक है, लेकिन इनका जो परमाणु भार है वो क्या होता है? सेम है। संभारिक क्या है? संभारिक ऐसा परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो लेकिन जिसका परमाणु भार सेम हो, एक ही हो, तो ऐसे परमाणुओं को क्या कहते हैं? हम संभारिक कहते हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं Ca और Ar का मतलब कैल्शियम और आर्गन का परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, जबकि परमाणु भार दोनों का एक ही है। तो इस बात को भी डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में नहीं बता पाई थी। तो आगे के वैज्ञानिकों ने भी इस बात की पुष्टि की, ठीक है। क्या कहा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की परमाणु भार समान हो सकते हैं। जैसे संभारिक आप Ca40 ले लो और आर्गन का भी 40 ही होता है, आप ये ले सकते हैं, ठीक है। अब अगला और उनका अगला क्या है कि परमाणु लंबे समय तक अविभाज्य नहीं रह सकता। इस बात को भी आगे के वैज्ञानिकों ने संशोधन किया। क्या बताया कि परमाणु लंबे समय तक अविभाज्य नहीं रह सकता है, ठीक है। अगला क्या है? परमाणु सदैव एक सरल अनुपात में ही संयोग नहीं करते। डाल्टन ने क्या बताया था कि जो परमाणु है सदैव एक सरल अनुपात में संयोग करते हैं, आपस में सदैव सरल अनुपात में संयोग करते हैं। लेकिन आगे के वैज्ञानिक ने संशोधन में क्या बताया कि जो परमाणु है वो सदैव एक सरल अनुपात में संयोग नहीं करते, ठीक है। जैसे आप सुक्रोज ले लीजिए, सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है? C12H22O11 ले लीजिए। इसमें जो आपके कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तत्वों के परमाणु का अनुपात जो है 12:22:11 है, ठीक है। कार्बन का कितना है? 12 है, और हाइड्रोजन का कितना है? 22 है, और ऑक्सीजन का अनुपात 11 है। मतलब यह क्या है? एक सरल अनुपात में नहीं है। तो इस बात का भी संशोधन किया गया डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में, ठीक है। तो आई होप आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, उनकी सीमाएं और संशोधन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।